मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी क्लासेज है वो राजस्थान जीके की चल रही थी और राजस्थान जीके के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम जो आपके 2022 और 23 में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो आपके क्वेश्चंस आए गए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे थे। ये जो क्लास है आपके राजस्थान पुलिस भर्ती, सीईटी 2024, पशु परिचारक भर्ती, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक और संगणक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। संगणक का आपका जो 3-4 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप देख लेना, जो इतने तक ये क्लासेज होती है आपके लिए कितनी वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। क्यों, इसमें हम काफी अच्छे से व्याख्या से क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं और एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस करने से हमारी वो जो प्रैक्टिस है वो भी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुल किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है वो कोल्लू में है, यानी कोल्लू गांव में है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और मलिनाथ जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो तो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, पाबू जी। क्या होगा, पाबू जी। अगर हम बात करें गोगा जी की, तो गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो है गोगामेड़ी में। गोगामेड़ी में, और गोगामेड़ी है आपके हनुमानगढ़ की नोहर तहसील में। हनुमानगढ़ की नोहर तहसील में है और यहाँ जो इनका जो मंदिर है वो मकबरे नुमा बना हुआ है और इस मंदिर को है वो धुरमेड़ी बोला जाता है। धुरमेड़ी बोला जाता है जहाँ इनकी समाधि स्थित है और इस मंदिर का निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया है। और अगर इसकी बात करें तो इनके जो शीर्ष मेढ़ी है, एक है शीर्ष मेढ़ी बोलते हैं, वो शीर्ष मेढ़ी है वो कहाँ पर है, वो ददरेवा में है। ददरेवा जहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये पड़ता है चूरू में। तो ये तो हमने गोगा जी के बारे में बात कर ली। और गोगा जी के नाम की गोगा रखड़ी होती है, उस गोगा रखड़ी को है वो जब हाली है वो हल जोतता है यानी फसल बोता है, हाली और जो आपका हल होता है उन दोनों को बांधी जाती है। उसमें है उस गोगा रखड़ी में 9 कांठी होती है। तो ये चीजें मैंने पिछले क्लास में आपको करवाई थी, तो एक बार रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे। अगर आपने पिछली क्लास ना देखी है तो भी आपको पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये आप गोगा जी के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी को जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, खरनाल है। करनाल में है और करनाल में कहां पर है, आपके नागौर में। करनाल है नागौर में, ठीक है। फिर आते हैं आपके पाबूजी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि देव जो पाबूजी है उनका मुख्य मंदिर है वो कोल्लू गांव में बना हुआ है। मल्लीनाथ जी की बात करें तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। और इसी तिलवाड़ा बाड़मेर में है वो चैत्र माह में, चैत्र माह में पशु मेला भरता है। पशु मेला है वो भरता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है, किस रोग के कारण, किसी रोग के कारण अपना जॉब यानी काम छोड़ चुके युवा पुरुषों के लिए, अपने निजी कारणों से जॉब काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए, कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके लड़कों के लिए, सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए। तो जागृति बैक टू वर्क योजना है वो है आपके ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अपने निजी कारणों से जो काम यानी जॉब छोड़ चुकी महिलाएं हैं उनके लिए है। अगर हम जागृति बैक टू वर्क योजना की बात करें तो ये आपके 19 दिसंबर 2021 की योजना है। जो जागृति बैक टू वर्क योजना है इसमें 15,000 महिलाएं हैं वो लाभान्वित हुई थी, लाभान्वित हुई थी। ठीक है, तो ये महिलाओं से संबंधित है, 15,000 महिलाओं के लिए थी, 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी, अपने निजी कारणों से काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए थी। अब जब 19 दिसंबर 2021 की बात आ चुकी है तो इसी दिन है वो दो योजनाएं और थी जो कि लागू हुई थी। वो कौन सी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो उड़ान योजना। उड़ान योजना किससे संबंधित थी, ये सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं उनसे संबंधित थी, जिसमें यही आपकी 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। उड़ान योजना सैनिटरी नैपकिन से संबंधित थी, जिसमें प्रति माह है वो 12 सैनिटरी नैपकिन है वो फ्री जो बच्चियां महिलाएं हैं उनको दिए जाते हैं।
अगली जो योजना आती है वो आती है ईमेल, ई मित्र, ई मित्र @होम योजना, ई मित्र @होम योजना। और ये योजना है वो भी आपकी कब स्टार्ट हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये योजना है वो कहाँ कहाँ कौन से जिलों में स्टार्ट हुई थी? तो ये दो जिले जयपुर व जोधपुर, जयपुर व जोधपुर, इन दो जिलों में ये स्टार्ट हुई थी। तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखना। इसमें जैसे घर जाकर भी है वो, जैसे कोई मूल निवास बनाना हो गया, या फिर कोई आधार कार्ड, या फिर कोई भी जैसे जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब चीजें बनानी हो गई तो ये घर जाके बनाने के लिए ये थी ई मित्र @होम योजना, जो कि जयपुर और जोधपुर में चलाई गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला है वो सुमेलित नहीं है? यानी इसमें जो दिया गया है वो सुमेलित नहीं है, तो वो हमें सही से इसका आंसर है वो टिक करना है। सबसे पहला जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? फुलवारी की नाले राजसमंद, केसरबाग धौलपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़ और शेरगढ़ बारा। एक चीज तो ये याद करिए, संरक्षित क्षेत्र का मतलब यहाँ है वो कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर फुलवारी की नाल हमें पता है, ये भी जो हमने ये क्लासे ली थी इसमें भी हमने एक दो बार मैंने इस फुलवारी की नाल अभ्यारण्य का बात किया था, जो कि राजसमंद में नहीं है, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि केसर बाग है वो धौलपुर में है, और केसर बाग के साथ साथ धौलपुर में और कौन सा है? आपको याद हो तो मैंने आपको तीन बताए थे धौलपुर में थे, कि जो धौलपुर के वन्य अभ्यारण्य है वो कितने हैं? तीन है। एक रामसागर, रामसागर, केसर बाग, केसर बाग वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, रामसागर और केसर बाग। और एक वन विहार, एक वन विहार, ये आपके जो है ये तीन वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ पे पड़ते हैं? धौलपुर में है। तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगला आता है बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कहाँ पे है? वो चित्तौड़गढ़ में है। और शेरगढ़ कहाँ पे है? ये है बारा में। अगर हम शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसको सांपों की शरण स्थली भी बोला जाता है, सांपों की शरण स्थली, शरणस्थली बोला जाता है। और इसी ये जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहीं से है वो क्या गुजरती है? परवन नदी गुजरती है, परवन नदी गुजरती है, गुजरती है। तो इन चारों के बारे में अपन को ध्यान रखना है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उदयपुर में है। इसके साथ साथ अगर उदयपुर की और बात करें तो उसमें सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। इसके साथ साथ जयसमंद भी है, जयसमंद भी है। तो इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। धौलपुर की बात करें तो केसरबाग, राम सागर और वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें स्थित है। मैंने आपको जो मुख्य फैक्ट बताए थे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे राजस्थान में जो नेशनल पार्क है वो कितने हैं? तीन। टाइगर रिजर्व है वो कितने हैं? अपने चार। एक बार फिर इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि बार बार आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपके ये चीजें याद हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कितने हैं? 27 है। और हमने क्या याद किए थे? जो पक्षी स्थल है वो कितने हैं? दो है। कौन कौन से? एक तो केवला देव आपके, और दूसरा है सांबर झील। इसके साथ साथ जो कुल प्रादेशिक मंडल है, कुल प्रादेशिक मंडल है वो हमने पढ़े थे, कितने हैं? 38 है। आपके वन्य जीव मंडल है वो कितने हैं? 16 है। और हमने क्या पढ़ा था कि हमारे राजस्थान में आर्द्र भूमि कितनी है? 2 है। इको टूरिज्म साइट 9 है। और आपके इको सेंसिटिव जोन कितने हैं? 15 है। इन दो चीजों को ध्यान रखना। साइट इको, आपका इको टूरिज्म साइट 9 है, इको सेंसिटिव जोन है वो कितने हैं? 15 है। और जैव विविधता स्थल कितने हैं? 5 है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको अच्छे से एक बार इसका क्विक रिवीजन करवा दिया। अगर आपने कल वाली क्लास लिया तो आप सभी को अच्छे से ये याद भी होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है राज्य सूचना आयोग का। राज्य सूचना आयोग की हम बात करें तो हमें देखना है राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया? 18 अप्रैल 2016 को, 2 अक्टूबर 2005 को, 5 जून 2006 को, और क्या दिया गया है? 12 मई 2005 को। तो पहला तो इसका ये हुआ कि इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल 2006 को है वो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है कि इसका जो कार्यालय वो कहाँ पे है?
ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। कार्यालय, तो ये कहाँ पे है, ये जयपुर में है। एक इंपॉर्टेंट चीज इससे पूछी जा सकती है कि ये कौन सा निकाय है, तो आपको याद रखना है कि ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार पूछा जाता है कि संवैधानिक निकाय है, ये वैधानिक निकाय है, ये सांविधिक निकाय है, तो ये चीजें पूछी जाए तो आप याद रखना ये एक वैधानिक निकाय है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, ठीक है, इसमें कितने तो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और कितने सूचना आयुक्त होते हैं, तो आप याद रखना राजस्थान में एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, मुख्य सूचना आयुक्त, आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है। और मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो 10 है वो क्या हो सकते हैं, सूचना आयुक्त हो सकते हैं, मैक्सिमम है सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त है वो कितने हो सकते हैं, तो एक तो मुख्य सूचना आयुक्त है और एक 10 है वो मैक्सिमम है कि 10 से कम कितने ही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 ही सूचना आयुक्त हो सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान की स्थिति पूछ ले तो वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त और प्लस में 4 है वो आपके सूचना आयुक्त है। अब आपसे पूछा जा सकता है इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनकी नियुक्ति का है वो आधार क्या है, नियुक्ति का आधार क्या है, और नियुक्तियों का आधार है वो क्या है, 3 सदस्यीय समिति, 3 सदस्यीय समिति है इस नियुक्ति का अधिक जो आधार है। लेकिन इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आधार क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है उसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो उस नियुक्ति में जो समिति बनती है उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछा जाता है। तो उसमें एक तो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के अलावा जो विधान सभा है, विधानसभा के जो विपक्ष के नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है एक वो होता है, तीसरा व्यक्ति कौन होता है, कैबिनेट का कोई भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो ये 3 चीजें याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट याद करने वाली कौन सी चीज है, एक तो ये है कि ये एक वैधानिक निकाय है, एक इसमें मैक्सिमम सूचना आयुक्त कितने हो सकते हैं, 10 हो सकती हैं। दूसरा नियुक्ति राज्यपाल करता है, किस आधार पे करता है, उस आधार में जो ये समिति होती है 3 सदस्य की, इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखना। और राज्य सूचना आयोग का गठन है वो 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, तो ये इतनी इसकी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और है वो क्या है कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जो मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन थे, एक ये काफी बार क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो ये थे एमडी कोरानी, एमडी कोरानी थे, ठीक है, कोरोनी या कोरानी जो थी एमडी कोरानी थे, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन भी आपसे काफी बार है पूछा जाता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। काफी अच्छे से इसकी हमने व्याख्या कर ली, हर एक क्वेश्चन देख लिया जो कि इसमें बनने लायक था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है, कंवरसेन बीकानेर गंगानगर में, गंदेली सावा चूरू में, गजनेर यानी पन्नालाल बारूपाल है बीकानेर नागौर में, और राजीव गांधी है जैसलमेर में। तो इसका सबसे पहले तो हम देखते हैं राइट आंसर है कौन सा होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है डी, राजीव गांधी, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमें देखनी है कि हमें इसके बारे में जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है, गंदेली सावा, गजनेर बन्नापाल पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ये जो लिफ्ट नहर परियोजना है ये किसकी है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी तो ये लिफ्ट नहरें हैं। अगर लिफ्ट नहरों की बात करें तो इसमें कितने 7 लिफ्ट नहरें हैं, कितनी है 7 है, सारी की सारी है सभी बाईं ओर से निकलती है, सारी की सारी बाईं ओर से निकलती है। अब आपने देखा होगा कि आपने एक पढ़ी है कि एक शाखा है वो है दाईं ओर से भी निकलती है जो राउतसर शाखा है, तो वो क्या है, वो शाखाएं हैं, कंफ्यूजन मत होना, वो क्या है, वो शाखाएं हैं। और ये क्या है, ये लिफ्ट नहरें, तो सारी की सारी जो 7 लिफ्ट नहरें है वो सारी की सारी बाईं ओर से निकलती है और ढाल के विपरीत निकलती है,
ढाल के विपरीत, ढाल के विपरीत ही लिफ्ट, जो लिफ्ट नहरी होती है ना, जो लिफ्ट नहरी बनाई जाती है वो ढाल के विपरीत ही होती है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कंवर सेन, कंवर सेन ये तो नया नाम है, इन 7 जो लिफ्ट नहरें हैं इनका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, तो ये तो नया नाम है। इसका जो अगर पुराना नाम देखें, कंवर सेन लिफ्ट नहर है, इसका पुराना नाम अगर आप देखोगे तो इसका पुराना नाम है लुणकरण सर, लुणकरण सर लिफ्ट नहर, लुणकरण सर लिफ्ट नहर, जिसका अगर हमें भाग देखते हैं, क्षेत्र देखें कि सिंचाई क्षेत्र कौन सा है, तो बीकानेर और गंगानगर है। उसी के साथ अगर हम गंदेली सावा की बात करें, तो गंदेली सावा की बात करें तो ये कहाँ चूरू में, हनुमानगढ़ में और बीकानेर में, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। इसका जो क्षेत्र है वो चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर होता है। इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है, चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम में, चौधरी कुंभाराम में लिफ्ट नहर है, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। अगला है गजनेर या पन्नालाल बारूपाल, तो जो ये पन्नालाल बारूपाल है ये तो इसका पुराना नाम है, क्या है, पुराना नाम है। और गजनेर लिफ्ट नहर है ये इसका नया नाम है, तो दोनों एक साथ दे दिए। तो कई बार इसमें ये भी पूछा जाता है कि इस लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है, या पुराना देके आपसे पूछ लिया जाता है कि इस लिफ्ट नहर का नया नाम है कौन सा है। तो गजनेर लिफ्ट नहर नया नाम है, और इसका पन्ना लाल बारूपाल है वो क्या है, इसका पुराना नाम है, जो कि इसका क्षेत्र देखे तो बीकानेर और नागौर आता है। इसके बाद चलते हैं हमें राजीव गांधी पर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, इसकी बात करें तो ये जो है ये कहां पर है, इसका क्षेत्र जैसलमेर ना है, जोधपुर है, क्या है, जोधपुर है। और ये कायलाना झील, कायलाना झील है जोधपुर में, तो कायलाना झील जोधपुर तक है इसका क्षेत्र, ठीक है। दूसरा ये है कि इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि परियोजना की अगर सबसे लंबी लिफ्ट नहर पूछ लेना तो वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। तो आप याद रखना, परियोजना की सबसे लंबी, सबसे लंबी लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर वो कौन सी है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। तो इन सब चीजों से अच्छे से ये चीजें ध्यान रखना कि इनमें आपसे पूछा जा सकता है कि लिफ्ट नहरें कितनी है, 7 है, सारी की सारी बाईं ओर से निकलती है और ढाल के विपरीत है। कंवर सेन जो इसका नया नाम है, पुराना नाम था लुणकरण सर लिफ्ट नहर, ये बीकानेर और गंगानगर में। गंदेली सावा नए, जिसका पुराना नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो कि चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर में है। गजनेर नया नाम है, पुराना नाम बना पन्नालाल बारूपाल थी, जो कि बीकानेर नागौर की है। जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है ये कायलाना जिले यानी ये जोधपुर की है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, इसके सातों के सातों है, मैं याद करवा दूंगी, आगे भी इसके क्वेश्चन आएंगे तो एक साथ फिर मैं इनको लिखवा दूंगी, अच्छे से याद करवा दूंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण है वो किसने करवाया, राव अनिरुद्ध ने, राव शत्रुसाल ने, महाराव बुद्ध सिंह ने और महाराव विष्णु सिंह ने। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कल या परसों जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि इसमें ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एग्जामिनर इसका आंसर मान लेता है, ठीक है। उसमें जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने जो आंसर लिखा था वो धा भाई लिखा था, धा भाई, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो 84 खंभों की छतरी है ये बूंदी में पड़ती है, कहाँ पे है, बूंदी में है, ठीक है। और ये कहीं कहीं पे तो ये लिखा जाता है कि जो ये अनिरुद्ध थे, महाराजा अनिरुद्ध उनके भाई धाबाई की याद में है, वो 17 साल ने इसका निर्माण करवाया था। और जो इस वैकेंसी में, और ये किस में एग्जाम में आया था, ये जो आपके कनिष्ठ अभियंता यानी आपके जेईएन के एग्जाम में, जेईएन के एग्जाम में 2022 में, 2022 में जो सीधी भर्ती हुई थी जेईएन की, उसमें इसका क्वेश्चन है वो पूछा गया था, जिसमें इसका राइट आंसर माना गया था राव अनिरुद्ध सिंह का। तो ये आपके एक क्वेश्चन होते हैं वो डिलीट होने वाले से होते हैं, जो कि इसमें आंसर है वो किसी और को मान लिया जाता है, राइट कोई और होता है, या फिर इनमें है वो कंफ्यूजन चलता रहता है। तो वैसे तो जो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में बनी गई है, वो राव अनिरुद्ध के भाई धा भाई की याद में राव शत्रुसाल ने बनवाई थी, लेकिन इसमें राइट आंसर इसको माना गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है, यानी इसमें माना गया है कि कौन सी नदी से है वो जो राजस्थान नहर है उसमें पानी आता है, गंगा, सतलज, यमुना और घग्गर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, सतलज। राइट ऑप्शन तो ऑप्शन बी हो गया सतलज, लेकिन सतलज और व्यास, सतलज और व्यास इन दोनों से इसमें पानी आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो व्यास और सतलज नदी का जो संगम है, संगम, ठीक है, इनके संगम पर है वो हरिके बैराज बना हुआ है,
क्या बना हुआ है, हरिके बिराज, बिराज। और वहीं से है इस नहर को निकाला गया है, जिसका अभी जो नाम है वो है राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, राजस्थान नहर का। पहले जब इसका ये इसका बनने के लिए इसका प्रपोजल रखा गया था, तब इसका नाम क्या था, राजस्थान नहर था। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो ये बन सकते हैं कि इस नहर का है वो उद्घाटन कब हुआ था। उद्घाटन है वो कब कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे बन सकता है। ये हुआ था आपके 31 मार्च, 31 मार्च 1958 को। किसने किया था, तो वो पूछ ले तो गोविंद वल्लभ पंत ने, वल्लभ पंत जी ने इसका है वो उद्घाटन किया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आईजीएनपी, आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका जो बोर्ड है, बोर्ड का गठन है, बोर्ड का गठन कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1958 में। और कहाँ, जयपुर में। कहाँ हुआ था, जयपुर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। अगला इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कई बार इसके उपनाम पूछ लिए जाते हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, या फिर कोई एक नाम दे दिया जाता है जिससे फिर इसके बारे में बोला जाता है कि किसका उपनाम है। तो जो राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके नाम है पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा पहला नाम। दूसरा, इसी को बोला जाता है राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा, मरुगंगा। तो ये भी इससे पूछ लिया जाता है। और इससे क्या क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जो ये आईजीएनपी है, आईजीएनपी है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना है। तो ये चीज भी आप पे ध्यान रखना। तो इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, क्या पढ़ी कि आप एक तो ये, हाँ, और एक इसका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या नाम है कि जो राजस्थान नहर से आईजीएनपी, आईजीएनपी जो नाम बदला गया था, यानी इसका जो नाम बदला, नाम बदला। तो जो राजस्थान नहर से नाम बदला क्या, आईजीएनपी, वो कब बदला था, तो वो 1984 में बदला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान नहर का नाम बदलकर आईजीएनपी कब किया गया, तो 1984 में किया गया। और क्या याद रखना, आईजीएनपी बोर्ड का गठन 1958 में जयपुर में किया गया। राजस्थान नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किया गया, और ये गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया था। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसको जल की आपूर्ति है वो सतलज और व्यास के संगम से हरिके बैराज निकाला गया है, हरिके बैराज है, वहीं से इस नहर को निकाला गया है। इसके उपनाम पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा और राजस्थान की मरुगंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को है वो स्वर्णगिरी कहा जाता है, जोधपुर का किला, बूंदी का किला, जालोर का किला और आमेर का किला। सुवर्णगिरी की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है सी, जालोर का किला। अब और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो जालोर का किला है, इसी को और क्या नाम दिया जाता है, इसी को दिया जाता है सोनलगढ़, सोनलगढ़ भी इसी का नाम है, स्वर्णगिरी भी इसी का नाम है, जालोर का किला भी इसी को बोलते हैं। ये क्या है, जालंधर दुर्ग, इसी को क्या बोलते हैं, जालंधर दुर्ग, जालंधर दुर्ग। ये है वो किस नदी के किनारे, कई बार पूछा जाता है ना कि जो ये आपके, एक तो जो वन्य जीव अभयारण्य उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इस वन्य जीव अभयारण्य से कौन सी नदी है वो निकलती है। दूसरा कि ये शहर है वो किस नदी के किनारे है वो बसा हुआ है। तीसरा कि कौन सा जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग या फिर किला है वो इन नदियों के संगम पर स्थित है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जो जालोर का किला है वो किस नदी के किनारे है, तो ये सूखड़ी नदी के किनारे, सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ना। और क्या पूछा जा सकता है कि इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो जालोर के दुर्ग का निर्माण यानी सोनलगढ़ का जो निर्माण है वो प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया था, नागभट्ट फर्स्ट ने इसका निर्माण है करवाया था। और ये जानकारी किसके अनुसार आपसे पूछा जा सकता है, तो जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर
दशरथ शर्मा, शर्मा के अनुसार, शर्मा के अनुसार आपने कई बार पढ़ा होगा ना कि हाँ उस लेखक के अनुसार ये चीज है, उस लेखक के अनुसार ये चीज है। तो जो जालोर दुर्ग का निर्माण है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया था। हाँ, इसका अगर आपसे पूछ ले पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण तो वो माना जाता है कि इसका पुनर्निर्माण है वो करवाया था कान्नड़ सोनगरा ने। किसने करवाया था? कान्नड़ देव सोनगरा, सोनगरा ने इसका निर्माण है वो करवाया था। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख के बता देती हूँ। कान्ना कान्नड़ देव सोनगरा ने करवाया था। अब ये तुम्हारे जालोर दुर्ग के बारे में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो हो गए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसे मुझे नहीं लगता कि बनेगा। आगे अगर हम बात करें जोधपुर के किले की, तो जोधपुर के किले को और क्या बोला जाता है? मेहरानगढ़ बोला जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग बोला जाता है। अगर इसके निर्माण के बारे में पूछ ले तो इसका निर्माण है वो कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था आपके, कब हुआ था? 1559 में। कब हुआ था? 1559 में हुआ था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। ठीक है, ये भी। और ये चिड़िया टूप पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, बूंदी का किला की बात कर ले तो इसको क्या बोला जाता है? तारागढ़ दुर्ग बोला जाता है, तारागढ़ दुर्ग। और एक तारागढ़ दुर्ग आपको पता है तो अजमेर में भी है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो 1354 में करवाया गया था। और 1354 में किसके द्वारा किया करवाया गया था? जो बरसिंह था, बरसिंह, बरसिंह उसके द्वारा क्या करवाया गया था? बरसिंह द्वारा करवाया गया था। और एक चीज याद रखना, जो बूंदी का किला है ना, इसके बारे में एक विशेष बात यह आती है कि जो रुडयार्ड किपलिंग था, कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, किपलिंग था। इसने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्रेतों द्वारा निर्मित है। इसके बारे में क्या कहा था? कि ये प्रेतों के द्वारा, भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित है, मानव निर्मित नहीं है। ये चीज इसने बूंदी दुर्ग के बारे में, जो तारागढ़ दुर्ग उसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने बोला था। बाकी अगर हम बात करें तो आमेर के किले की बात कर सकते हैं। आमेर का जो किला है वो एक गिरी दुर्ग है। इसका नाम है अंबिकापुर, अंबर, अम्बरीश, अम्बावती, काफिलगढ़ नाम बोला जाता है। इसका एक याद रखना, जो इसका मोमिनाबाद, मोमिनाबाद है वो नाम रखा गया था। कब रखा गया था? 1707 में रखा गया था। और ये जो नाम है, ये जो बहादुर शाह प्रथम थे उन्होंने इसका नाम रखा था। तो ये भी थोड़ी चीजें आप याद रख सकते हो। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? यानी किस नदी को रोककर उदय सागर झील है वो बनाई गई है? पार्वती, कोठारी, आयड़ और गोमती। तो उदय सागर झील है वो आयड नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। फिर इस झील से क्वेश्चन बनेगा कि उदय सागर झील का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो उदय सागर झील का निर्माण है वो करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1559 लेके 1565 तक है वो इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन है आपसे ये पूछा गया है कि इसको जलापूर्ति किससे होती है? तो ये हमने इसी क्वेश्चन में इसका राइट आंसर दे दिया कि जलापूर्ति है वो आयड नदी को रोक कर दी जाती है, आयड नदी। ठीक है, फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी ये आयड नदी है वो इसी झील के बाद, इसी झील के बाद है वो आयड का नाम क्या पड़ जाता है? बेड़च नदी, बेड़च नदी। इसी झील के बाद, इसी झील के बाद है वो इस नदी का नाम आयड से बेड़च नदी बन जाता है। एक चीज आप याद रखना, आपको याद भी होगा कि काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अकबर का दूत, अकबर का दूत बनकर आए थे मान सिंह, मान सिंह, ठीक है, जो आमेर के शासक हुए थे, वो मान सिंह है वो अकबर का दूत बनकर आए थे। तो उन्होंने भेंट की थी प्रताप से, महाराणा प्रताप से भेंट की थी। और वो भेंट है वो इसी के किनारे की थी, इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे की थी। और रात्रि के भोजन के समय, रात्रि भोजन के समय, भोजन
के समय है वो भेंट की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर का जब दूत मानसिंह बनकर आए थे तब महाराणा प्रताप से भेंट की थी, वो कहाँ की थी? तो उदय सागर झील के किनारे वो भेंट है वो की गई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व सुरक्षित क्षेत्र नहीं है? कौन सा क्षेत्र है वो सुरक्षित क्षेत्र नहीं है? उमेदगंज पक्षी विहार, साकम्बरी, माचिया सफारी और ये सुंदा माता। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सी, माचिया सफारी है वो एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगर हम बात करें राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र की तो कितने हैं? 27 है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि उमेदगंज पक्षी विहार है, ये कहां पर है? ये है कोटा में। और ये पक्षी विहार है यानी ये पक्षियों के लिए है, पक्षियों के लिए है। दूसरा अगर हम बात करें किसका? शाकंभरी का। तो शाकंभरी है ये कहां पे है? सिक्कर और झुंझुनू में। सिक्करे झुंझुनू में है, ठीक है। अब जब बात आ गई है झुंझुनू की तो ये मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सुंदा माता की। तो सुंदा माता दो है, एक तो सुंदा माता फर्स्ट है। सुंदा माता फर्स्ट जो संरक्षित क्षेत्र है वो तो है जालोर में, वो तो कहां पे है? जालोर में। और एक सुंदा माता सेकंड है, सुंदा माता जो द्वितीय है वो है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। और ये भालू के लिए है, भालू के लिए, भालू के लिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है, शाकंभरी सीकर झुंझुनू में है, सुंदा माता जो प्रथम है वो जालोर में है, सेकंड है वो सिरोही में, और सिरोही वाला है वो किसके लिए है? वो भालू के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं हम झुंझुनू की। झुंझुनू की बात करते हैं। झुंझुनू में काफी सारे हैं तो एक साथ मैं याद करवा दूं। 27 के 27 तो आपको यहाँ एक साथ याद नहीं होंगे, लेकिन उमेदगंज पक्षी विहार कोटा वाला आपको याद हो गया, शाकंभरी सीकर झुंझुनू वाले याद हो गया, सुंदा माता भी आपके पहला और दूसरा दोनों याद हो गए। अब झुंझुनू में जितने हैं वो मैं एक साथ आपको यहाँ याद करवा देती हूँ। तो झुंझुनू में एक तो आपके बीड़ है, बीड़ जो संरक्षित क्षेत्र है वो भी झुंझुनू में है, ठीक है। एक आपका बांसियाल खेतड़ी, बांसियाल खेतड़ी, खेतड़ी प्रथम, बांसियाल खेतड़ी प्रथम वो भी झुंझुनू में है। बांसियाल खेतड़ी द्वितीय, द्वितीय वो भी आपका कहां पर है? झुंझुनू में है। और बांसियाल खेतड़ी बागोर, बागोर ये भी कहां पर है? ये भी आपके झुंझुनू में है। तो ये चारों बीड़ पहला हो गया, ठीक है। वैसे नहीं है कि ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, वैसे याद करवाने के हिसाब से बता रही हूँ। बांसियाल खेतड़ी आपका, बांसियाल खेतड़ी प्रथम, बांसियाल खेतड़ी तृतीय और बांसियाल खेतड़ी बागोर तीन, ये रेकी बीड़ चार, ये कहां पर है? झुंझुनू में पड़ते हैं, ठीक है। एक इनके साथ पांचवा है वो कौन सा है? मनसा माता, मनसा माता ये भी कहां पर है? आपके झुंझुनू में है। तो ये पांच और एक ये सागंबरी सीकर झुंझुनू थे, ये छह कहां जो संरक्षित क्षेत्र है ये कहां पे है? झुंझुनू पे है। तो झुंझुनू आप इंपोर्टेंट लगा लेना, इसमें काफी बार ये झुंझुनू वाले पूछे जाते हैं, जो कि कितने हो गए? 5 हो गए। बीड़ झुंझुनू में है, बांसियाल खेतड़ी प्रथम झुंझुनू, बांसियाल खेतड़ी द्वितीय झुंझुनू, बांसियाल खेतड़ी बागोर भी झुंझुनू में है, और मनसा माता भी कहां पे है? झुंझुनू में है। तो ये आपको पांचों याद रखने हैं। पांच ये होगी, छठा शाकंभरी है, ये भी कहां पर है? झुंझुनू में है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो ये हम हमने यहाँ पे कवर की है पूरी व्याख्या के साथ। आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आए होंगे। कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आते तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्लास हो तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।